पीपीटी विजिबल है आपको? वेट, अभी विजिबल हो जाएगा, वेट। Now? Yes, ma'am. Okay, okay. So in last class हमने adrenal glands तक complete कर लिया था. Adrenal cortex, adrenal medulla. Now we have to start from pancreas. Okay, so we will start with pancreas. हाँ, तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेनक्रियास से. तो पेनक्रियास तो आई गेस आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा, बट पेनक्रियास आर आल्सो पार्ट ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, बोथ. ठीक है, दोनों सिस्टम के पार्ट होते हैं. तो वी विल स्टडी हियर आल्सो पेनक्रियास. Since the pancreas are classified as both the endocrine organs and an exocrine organ, it will also be discussed again with the digestive system. So आप ये endocrine और exocrine system organ दोनों में ही आता है pancreas, तो आप इसको और digestive system का भी part है, तो हम digestive system में भी pancreas के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम endocrine और exocrine organs या system पढ़ते हैं तो भी हम पेनक्रियास को इसमें इंक्लूड करते हैं. ओके, तो आप पेनक्रियास जब पढ़ते हो तो जैसे इसका साइज क्या है, इसका वेट क्या है, ये सब तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है और आप वहां से रिव्यू कर सकते हो. सो अगर जब आप मेन जो मेन सेल है या फिर कौन कौन से ये हार्मोन्स या फिर कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस ये सेक्रीट करता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो अगर आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप फोकस करें तो इसमें पेनक्रियाज में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, 3 अलग-अलग तरह के सेल होते हैं और वो 3 अलग-अलग तरह के सेल अलग-अलग सेक्रीशन करते हैं. सो see, someone is asking for link. Please send the link because I have joined through this my laptop. और मुझे फोन पे ये MS टीम मेरा नहीं चल रहा है, तो प्लीज आप में से ही कोई स्टूडेंट ग्रुप में लिंक सेंड कर दो, वो भी ज्वाइन बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे. ओके, somebody. So 3 तरह के सेल होते हैं. फर्स्ट सेल इज अल्फा सेल, सेकेंड वन इज बीटा, एंड द थर्ड इज डेल्टा सेल. अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल. सो अबाउट अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकेगॉन. ओके, ग्लूकागॉन या ग्लूकेगॉन. सो इट secretes, alpha cell secretes glucagon, beta cell secretes insulin, and delta cell secretes somatostatin. Just give me 1 minute, okay? Hold for 1 minute. Okay, so there are 3 types of cell. First cell is alpha cell, which will secrete glucagon. Beta cell secretes insulin, and beta cells are the cell which are
numerous in number. Okay, they are very much in number compared to this alpha cell and delta cell. Beta cell are more in number in pancreas. So beta cell secretes insulin, and the third cell, that is delta cell, secretes somatostatin, and somatostatin are also uh, called as GHRIS, which is growth stimulating release, growth hormone release. वेट, इसमें आप लोगों ने ग्रुप में सेंड कर दिया, लिंक सेंड किया है ग्रुप में? यस मैम। ओके, now see the structure. This is where the pancreas lies. और अब हम एक एक करके देखेंगे. ओके, हमारे बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कौन मेंटेन करता है? बेसिकली दो, जो अल्फा सेल एंड डेल्टा सेल, जो क्या अल्फा सेल क्या सेक्रेट कर रहा है? ग्लूकागॉन सेक्रेट कर रहा है, और डेल्टा सेल क्या सेक्रेट कर रहा है? सोमेटोस्टैटिन. तो ये दोनों ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टैटिन, ये हमारे बॉडी में जो इंसुलिन सेक्रेशन है उसको रेगुलेट करते हैं. ओके, जो ग्लूकागॉन है वो क्या करता है? हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है. ओके, जैसे जैसे बॉडी में डिटेक्ट होगा कि ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है, और ग्लूकोज लेवल कौन से टाइम पे डाउन हो सकता है? जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ओके, एक्सरसाइज किया है, या फिर काफी टाइम से फास्टिंग में है, तो भी हो सकता है. तो एट दैट टाइम कौन सा सेल स्टिमुलेट हो जाता है? ग्लूकागॉन स्टिमुलेट हो जाता है, और वो क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने लग जाता है. सेकेंड इज इंसुलिन. इंसुलिन क्या करता है? हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बैलेंस में रखता है या रिड्यूस करके रखता है. ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए? 63 to 144 mg पर 100 ml ब्लड में होना चाहिए. इतना 63 to 144 mg होना चाहिए पर 100 ml ब्लड में. इतना ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए. इसमें आपका फास्टिंग शुगर भी लेवल आ जाएगा, और पोस्ट फास्टिंग वाला भी आ जाएगा. फास्टिंग में अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए 70 to 100 mg पर 100 ml ब्लड में. देन अगर आपने कुछ खा लिया है तो देन इट कैन रेज अप टू 100 से 140 या 150 तक जा सकता है. दैट इज नॉर्मल. Now we will start with insulin. What insulin does? Its insulin's main function is to lower raised blood nutrition level. हमारे बॉडी में जो रेस्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल है या रेस्ड ब्लड न्यूट्रिशन लेवल है उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है या लोअर्स करता है. यहाँ पे वाई इट इज टर्म्ड एज ब्लड न्यूट्रिएंट लेवल. क्यों हम ब्लड न्यूट्रिएंट लेवल बोल रहे हैं? क्यों हम ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज नॉट ओनली ग्लूकोज, इट रेगुलेट्स एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड ऑल्सो. ये सिर्फ ग्लूकोज को ही रेगुलेट नहीं करता है हमारी बॉडी में. मतलब इंसुलिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को रेगुलेट नहीं करता है, अलॉन्ग विद ग्लूकोज ये एमिनो एसिड को भी रेगुलेट करता है कि अगर एक्सेसिव एमिनो एसिड सेक्रेट होते हैं तो उसको भी ये रेगुलेट करता है. ठीक है, इवन फैटी एसिड को भी हमारी बॉडी में ये क्या करता है? रेगुलेट करता है. सो अलॉन्ग विथ ग्लूकोज इट रेगुलेट्स एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड ऑल्सो इन आवर बॉडी. दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या टर्म यूज किया है? that insulin's main function is to lower raised blood nutrient level. Okay, and in nutrient it will include glucose, amino acid and fatty acid. अब न्यूट्रिएंट में कौन कौन से आ जाएंगे? ग्लूकोज को भी रेगुलेट करता है, एमिनो एसिड को भी रेगुलेट करता है, फैटी एसिड को भी रेगुलेट करता है. देखो, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड ये अगर कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड क्वांटिटी में अगर हमारी बॉडी में है तो इट इज मस्ट फॉर आवर बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. बट अगर इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है? देन इट कैन कॉज अस सेवरल डिजीज कंडीशन. दूसरे दूसरे डिजीज कंडीशन हो सकते हैं हमको. ठीक है, सो इसका रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है. एक नॉर्मल अमाउंट में
बॉडी से ग्लूकोज सेक्रेट हो, बॉडी में एमिनो एसिड सेक्रेट हो, बॉडी में फैटी एसिड सेक्रेट हो, दिस इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. नेक्स्ट कम्स द ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन कौन से सेल से रिलीज हो रहा है? बीटा सेल से. ओके, इंसुलिन कौन से सेल से रेगुलेट हो रहा था? अल्फा सेल से. So now we will start with glucagon. Glucagon increases blood glucose level by stimulating. Okay, तो अब ग्लूकागॉन क्या करता है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी में इंक्रीज करता है. ओके, इट वर्क एज इंक्रीजिंग blood glucose level in our body through stimulation. So ये कैसे कैसे इंक्रीज करेगा? Conversion of glucagon to glucose in the liver and skeletal muscle, and this process is termed as ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस. तो ये ग्लूकागॉन जो है वो बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कैसे इंक्रीज करता है? ये ग्लूकागॉन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में. ठीक है, और ये जो ग्लूकागॉन जो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, वो कौन कौन से बॉडी पार्ट में कन्वर्ट होता है? लिवर में थ्रू मेटाबॉलिज्म, और स्केलेटल मसल में. आइदर लिवर में कन्वर्ट होता है या स्केलेटल मसल में कन्वर्ट होता है. और ये जो ग्लूकोजेन है वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, और इसको कन्वर्ट कौन कर रहा है? ग्लूकागॉन कन्वर्ट कर रहा है. इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ ग्लूकागॉन इनटू ग्लूकोज in liver and skeletal muscle is termed as glucogenolysis. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि what is glucogenolysis, then you have to write that the conversion of glucagon to glucose in the liver and skeletal muscle is termed as glucogenolysis. Okay, then secretion of glucagon is stimulated by low blood glucose level and exercise, and decreased by somatostatin and insulin. तो देखो, जो बॉडी में ग्लूकागॉन का स्टिमुलेशन कैसा होता है, मतलब ग्लूकागॉन कैसे हमारे बॉडी में सेक्रेट होता है? सेक्रेट कौन कर रहा है इसको? ग्लूकागॉन को सेक्रेट कौन कर रहा है? बीटा सेल. यस, वेरी गुड. जो पेनक्रियास में बीटा सेल है वो सेक्रेट कर रहे हैं. बट कैसे सेक्रेट करे? जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है. अगर हमारी बॉडी डिटेक्ट कर रही है कि हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो रहा है ड्यू टू एनी एक्टिविटी, हो सकता है एक्सरसाइज की वजह से लो हो रहा हो. ठीक है, तो तब क्या होता है? तब ये बीटा सेल वो स्टिमुलेट हो जाते हैं बीटा सेल, और वो क्या सेक्रेट करते हैं? ग्लूकागॉन को सेक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. अब अगर ग्लूकागॉन एक्सेसिवली सेक्रेट हो रहा है बॉडी में, अगर जैसे बीटा सेल स्टिमुलेट हो गए और उन्होंने ग्लूकागॉन सेक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, बट इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ग्लूकागॉन सेक्रेट होगा वो क्या करेगा? ग्लूकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता जाएगा. बट हमारे बॉडी में एक रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए? ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, जो कि हमने अभी अभी देखा कितना होना चाहिए? 63 to 144 mg पर 100 ml ब्लड. इसमें इतना होना चाहिए. अब क्या हो रहा है? अब इसको रेगुलेट कौन करते हैं? इसको रेगुलेट करेंगे, जैसे ग्लूकागॉन को रेगुलेट करेगा सोमेटोस्टेटिन, दैट इज कौन सेक्रेट कर रहा है? डेल्टा सेल एंड इंसुलिन. ये दोनों अब बॉडी में ग्लूकागॉन का एक्सेसिव सेक्रेशन को रेगुलेट करते हैं. तो इस तरह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है. ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए सिर्फ इंसुलिन वर्क नहीं करता है, along with insulin somatostatin also work. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. Okay. So we will move to the next slide. Now the next topic is somatostatin. Somatostatin को ही हम क्या कहते हैं? GHRIH, which is growth hormone release inhibiting hormone. Okay, so
somatostatin. This hormone, also produced by the hypothalamus, inhibits the secretion of both insulin and glucagon, in addition to inhibiting the secretion of growth hormone from the anterior pituitary glands. तो देखो जो सोमेटोस्टैटिन है ना वो मेनली किसके कहाँ से सिग्नल जाता है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है, तो पैंक्रियाज सोमेटोस्टैटिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये सोमेटोस्टैटिन क्या कर रहा है, इंसुलिन को रेगुलेट कर रहा है, ग्लूकागॉन को रेगुलेट कर रहा है हमारी बॉडी में, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। बट इसके अलावा हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है ना उसको भी सोमेटोस्टैटिन बहुत ज्यादा रेगुलेट करता है। तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होता है, हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है, दिस इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय सोमेटोस्टैटिन ऑल्सो। तो इसको क्या कहते हैं, GHRIHP कहा जाता है, विच इज ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन सॉरी ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोकने वाला हार्मोन भी कौन सा है, सोमेटोस्टैटिन है। तो ये इसका फंक्शन ये मल्टी फंक्शनल है, ये पैनक्रियास में भी वर्क कर रहा है और आपके ग्रोथ एंड ग्रोथ में भी हेल्प मतलब अफेक्ट कर रहा है। एंड इसका सेक्रेशन होता तो सेक्रेट होता है ये पैनक्रियास के डेल्टा सेल से, बट स्टिल मतलब रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ओके तो कंफ्यूज नहीं होना है, सोमेटोस्टैटिन regulates both the secretion of insulin and glucagon. इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सेक्रेशन को सोमेटोस्टैटिन रेगुलेट करता है। आई गेस वेट, तो सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को के सेक्रेशन को भी रेगुलेट करता है, उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी का में जो ग्रोथ हार्मोन है इनको रिलीज करने में भी इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब ये ग्रोथ हार्मोन को कब, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, उसको कब स्टॉप करना है उसके लिए वर्क करता है। तो जैसे अगर किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो गया और इसने क्या कर दिया, बहुत जल्दी ही स्टॉप करा दिया, स्टॉप कर दिया, तो हाइट कम हो जाएगी, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगा, है ना। और अगर किसी के लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वर्क हुआ तो उसकी हाइट इंक्रीज होगी, ग्रोथ अच्छे से होगा। तो सोमेटोस्टैटिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि जब भी हम लोग whenever we are studying about pancreas, तो हम ज्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में ही, ओके। बट इक्वली इम्पोर्टेंट है ग्लूकागॉन, जितना इम्पोर्टेंट इंसुलिन है उतना ही इम्पोर्टेंट ग्लूकागॉन है, और सोमेटोस्टैटिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई होप कि सोमेटोस्टैटिन भी आप लोगों को क्लियर है। अभी हम स्टार्ट करते हैं पीनल ग्लैंड से, ओके। सो व्हाट इज pineal gland? The pineal gland is a small body attached to the roof of the third ventricle and is connected to it by a short stalk containing nerves. तो pineal gland के हमारे ventricles होते हैं ना, हमारे ब्रेन में कितने ventricles है, 4 ventricles आते हैं, है ना, 4 ventricles होते हैं। उसमें जो थर्ड ventricle है उससे कौन सा अटैच रहता है, pineal gland अटैच रहता है। और वो कैसे अटैच रहता है, एक छोटा सा नर्व के स्टॉक से, मतलब जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, जैसे किसी एक तार से कोई एक बल्ब अटैच है, एक तार के सपोर्ट से एक बल्ब अटैच है, वैसे अटैच होता है, एक छोट नर्व के स्टॉक से अटैच होता है, ठीक है। Many of which terminates in the hypothalamus. The pineal gland is about 10 mm long, ठीक है, 10 mm millimeter long होता है, बहुत छोटा सा, मीन्स रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन कलर होता है। एंड इसके चारों तरफ कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, सराउंडेड बाय अ कैप्सूल, एक कैप्सूल से सराउंडेड होता है। द ग्लैंड टेंड्स टू एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी एंड मे बिकम कैल्सिफाइड
इन लेटर लाइफ। ये क्या होता है ना, आपके प्यूबर्टी तक इसकी ग्रोथ होती है। पीनल ग्लैंड ग्रोज टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक ग्रो करता है। उसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी फिर ये श्रिंक होने लग जाता है, कैल्सिफाई हो जाता है। मतलब आप कैल्सिफाई हो जाता है मतलब आप बोल सकते हो कि ये, वैसे तो हम टर्म श्रिंक का यूज करते हैं, बट ये डिसॉल्व होने लग जाता है, ब्रेक डाउन होने लग जाता है, कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है इसका। और ये फिर से क्या होता है, बर्थ के टाइम में पीनल ग्लैंड बहुत छोटा होता है, ठीक है, बट जैसे बर्थ के बाद टाइम होता जाता है वैसे वैसे इसका ग्रोथ होता है, और टिल प्यूबर्टी ये फुल ग्रोथ में होता है, फुल साइज में आ जाता है। बट आफ्टर प्यूबर्टी, एक बार प्यूबर्टी स्ट्राइक हो गया, फिर इसका साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है, छोटा 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 होते जाएगा। एंड एट द एज ऑफ एडल्टहुड और मिडिल एडल्टहुड इसका साइज फिर से जितना हमारे ग्रोथ के टाइम में साइज था ना, जितना छोटा सा साइज था, उस साइज में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो सी वेयर द पीनल ग्लैंड इज, यहाँ देख रहे हो आप, पीनल ग्लैंड छोटा सा है एक, और एक नर्व स्टॉक से जुड़ा हुआ है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक तार से कोई एक बल्ब, सिर्फ एक ओनली एक एक जो तार है, एक या एक वायर के सपोर्ट में अगर एक बल्ब कहीं पे अटैच होता है तो वैसा दिखता है ये ब्रेन में। ये जो पर्पल कलर का, लाइट पर्पल कलर का या पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो है पीनल ग्लैंड। नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ पीनल ग्लैंड की फंक्शन क्या है पीनल ग्लैंड के। द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ए पीनल ग्लैंड रिमेन्स अनक्लियर। बेसिकली जो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल रोल क्या है पीनल ग्लैंड का, वो अभी तक भी क्लियर नहीं है, अभी भी स्टडीज चल रही हैं उस पे, ओके। बट द पीनल ग्लैंड secretes melatonin, which is thought to promote sleepiness and help regulate the body biological clock, ठीक है। बट जैसे जो इसका बाकी फिजियोलॉजिकल बॉडी में फिजिकली क्या वर्क करता है ये नहीं पता है अभी तक, टिल नाउ ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। बट अगर आप दूसरे इसके फंक्शन देखोगे तो ये देखा गया है कि पीनल ग्लैंड क्या सेक्रेट कर रहा है, मेलेटोनिन सेक्रेट करता है। और मेलेटोनिन किस चीज के लिए जरूरी है, हमारा जो स्लीप साइकिल है ना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो देखो जो स्लीप, हमारे स्लीप क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज स्लीप रेगुलेट्स आवर बायोलॉजिकल क्लॉक। जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना, जैसे आप रात को सोओगे तो जब आप सुबह उठोगे तो दैट योर बॉडी ऑल्सो एंड योर माइंड ऑल्सो गेट रेडी कि हाँ अभी एक नया दिन हो गया है। अगर आप सपोज करो अभी कभी आप ट्राई करके देखना, या आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप पूरी रात नहीं सोए हो, ठीक है, पूरी रात नहीं सोए हो और आप सो गए सुबह 8 बजे, आप सुबह 8 बजे तक आप जगे हुए थे और 8 बजे जाके आप सो गए, तो अब आप उठोगे 2-3 बजे के आसपास। जिस समय आप 2-3 बजे आप उठते हो ना, तो मगर आपका ब्रेन क्या होता है उस समय पूरा तरह से रिजुविनेट हो जाता है। और उसको 2-3 बजे वो कैसा होगा, जैसा आप सुबह के टाइम में अगर आप 5 बजे उठते हो तो जो जो फीलिंग आपको 5 बजे सुबह डेली, अगर डेली आपका रेगुलर टाइम पीरियड है कि आप यू वेक अप एट 5 o'clock in the morning, right? तो if you are waking at the time of 2 or 3 p.m. in the evening, at that point of time you will feel like you are completely rejuvenated, and जैसा आप और दिन 5 बजे उठने पे फील करते थे, 5 बजे सुबह उठ के फील करते थे, वो ही फीलिंग आपको मिलेगी 2-3 बजे जब आप उठे हो। होता है ना ऐसा, क्योंकि ये क्या है, हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया। और स्लीप साइकिल हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना, बॉडी फंक्शन करती है, और जो बॉडी फंक्शन करती है उसके लिए बहुत जरूरी होता है हमारा प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन होना। एंड दिस बायोलॉजिकल क्लॉक इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे इफ मेल आर वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, अगर लड़के नाइट शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं तो फिर भी वो मेंटेन कर लेते हैं, बट फॉर गर्ल्स उनकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर लॉन्गर पीरियड के लिए आपने अपना जैसे हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन ही है। जब आप हॉस्पिटल में चले जाओगे, वंस यू विल स्टार्ट वर्किंग देन यू विल रियलाइज कि जैसे 4 दिन हमने मॉर्निंग शिफ्ट किया, फिर 4 दिन इवनिंग शिफ्ट किया, फिर 4 दिन की नाइट ड्यूटी लगी, फिर मॉर्निंग इवनिंग फिर नाइट शिफ्ट।
ऐसे में क्या होता है ना, गर्ल्स का जो साइकिल होता है वो बहुत ज्यादा चेंज होने लग जाता है. मेल्स फॉर एन एक्सटेंट दे कैन adjust, but for female it's very hard to adjust even after certain months. 2-3 महीने के बाद you will see some sort of changes in your menstrual cycle also. हल्का फुल्का सा slight changes आपको फील होने लग जाएगा, स्टार्ट होने लग जाएगा. ये भी होने लग जाता है. अगर नॉट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता है. वही मैं बोल रही हूँ कि बायोलॉजिकल क्लॉक के चेंज होने से मेल्स को फील होगा कि हेडेक हो रहा है, बहुत थके हुए हैं, इस टाइप का फील होगा, जो कि फीमेल्स को भी होगा. बट बॉडी वाइज ना हार्मोनल चेंजेस भी फीमेल्स में ज्यादा आ जाती है. तो इसीलिए बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने के लिए स्लीप साइकिल करेक्ट होना बहुत जरूरी है हमारा. अगर स्लीप साइकिल करेक्ट है तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक भी, मोस्ट ऑफ द टाइम बायोलॉजिकल क्लॉक इज रेगुलेटेड बाय आवर स्लीप साइकिल. और स्लीप साइकिल को कौन रेगुलेट कर रहा है? मेलेटोनिन रेगुलेट कर रहा है. मेलेटोनिन को कौन सेक्रेट कर रहा है? पीनियल ग्लैंड सेक्रेट कर रहा है. तो this is very important for pineal gland is very important for maintaining our biological clock. In animals that breeds during specific season, melatonin apparently alter their capacity for reproduction, but in but it has but it has not been shown to have a similar effect on humans. जैसे अगर आप एनिमल्स में भी देखो तो एनिमल में भी पिनियल ग्लैंड होता है, ठीक है. तो अगर आप एनिमल्स में देखोगे और आप ह्यूमन बीइंग में देखोगे, ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक, they are not seasonal breeder. वो animals human beings are not seasonal breeder. They are means 14 months breed, no 12 month breeder, है ना. But for animals like dogs और other animal, any animal, आप देखोगे कि वो seasonal breeder होते हैं, कि एक सीजन में ही उनके क्या होते हैं, they give babies. तो इनमें क्या होता है कि अगर pineal gland is not working properly, तो ये क्या कर देता है, इनके कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन को भी अल्टर कर देता है. क्यों? अगर आई एम सेइंग, ये इसलिए होता है क्योंकि आपका स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन मेंटेन कर रहा है? पीनल ग्लैंड. इनमें, नॉट इन ह्यूमन बीइंग इस केस में, क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है ह्यूमन बीइंग में. एनिमल्स में भी क्या है कि उनके बायोलॉजिकल क्लॉक और उनका जो साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल है, उसको भी कौन रेगुलेट कर रहा है? टू अ सर्टेन एक्सटेंट, नॉट 100%, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट पीनल ग्लैंड. और अगर किसी भी तरह का पीनल ग्लैंड में ऑल्टरेशन आता है तो उनके रिप्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है उसमें भी ऑल्टरेशन आ जाएगा. तो this is how much pineal gland is important for all those organism who contains pineal gland. जिनमें pineal gland है उसके लिए इतना important है pineal gland, ठीक है. Next comes the ovaries and the testes. The ovaries and testes are paired oval organs referred to as gonads. Ovaries females में और testes male में ये क्या होते हैं? Paired oval gland है. और ये क्या, इसको हम कौन से कैसे रेफर करते हैं? They are termed as gonads. Okay, the ovaries are the female gonads located in the pelvic cavity. They secrete estrogen and progesterone, which are responsible for the development and maintenance of female sexual characteristic as well as regulating the female reproductive system. तो ovaries क्या है? वो female gonad हो गया, ठीक है. कहाँ रेगुलेट होता है? pelvic cavity में रेगुलेट होता है. कहाँ, कौन सा इसका लोकेशन है, मतलब कौन सी जगह पे है ये? pelvic cavity में है ये. और ये क्या सेक्रेट करता है? ओवरीज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है. और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए. और किसी भी एक फीमेल में अगर नॉर्मल अमाउंट ऑफ इजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, हार्मोन है, तो उसमें क्या होंगे? फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होंगे. तो फीमेल में जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक है और उनके डेवलपमेंट के लिए ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इवन फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए. सो estrogen and progesterone are important in female. Now coming to the males. The testes are the male gonads located in the scrotum. They secrete testosterone, which is responsible for male sexual characteristics, which controls sperm production by inhibiting
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो जैसे फीमेल में ओवरीज फीमेल गोनाड था, मेल में टेस्टिस इज मेल गोनाड, एंड ये कहाँ पे लोकेट होता है, इसका लोकेशन है स्क्रोटम। ये क्या सेक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करते हैं। जैसे ओवरीज में ओवरीज क्या सेक्रेट करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और यहाँ पे टेस्टिस क्या सेक्रेट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, which is testosterone is a hormone which is responsible for male characteristic। अगर किसी के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अच्छे से रेगुलेट हो रहा है तो उसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से होगा, ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड मेल कैरेक्टरिस्टिक होगा। और ये क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। और कैसे स्पर्म प्रोडक्शन रेगुलेट होता है, थ्रू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के थ्रू, FSH। Now this is the structure of an ovary। साइड में देख रहे हो आप, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया पूरा, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। बट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है, ओवरी रिलीज कर रहा है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड testosterone is released through testis। Now we are coming to the thymus gland। thymus gland हमने lymphatic system में भी पढ़ा था। So the thymus glands was previously discussed in the lymphatic system lesson। उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके, इसलिए मैंने ये लाइन लगा लिया, ठीक है। अगर फिर से रिवीजन करना है, फुल डिटेल में पढ़ना है, तो फिर से लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ो, क्योंकि उसमें मैंने दो बार रिवाइज कराया है। और यहाँ पे हम सारा कुछ कैसे देख रहे हैं, समरी में देख रहे हैं या फिर रिवीजन में देख रहे हैं, तो हम थोड़ा सा क्विकली देखेंगे। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द thymus glands आर थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थाइमोसिन। दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस द प्रोलिफिकेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। तो थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, थाइमोसिन। और थाइमोसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलिफिकेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी सेल। और टी सेल कहाँ पे मिलेगा, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में भी होता है और व्हाइट ब्लड सेल में भी, सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है। और ये एज ए कैसे वर्क करता है, एज ए डिफेंस सिस्टम फॉर आवर बॉडी एंड दिस फाइट अगेंस्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या फॉरेन सब्सटेंस। कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो कौन फाइट करता है, व्हाइट ब्लड सेल एंड लिम्फेटिक सिस्टम। और व्हाइट ब्लड सेल में टी सेल एंड लिम्फेटिक सेल में भी, लिम्फेटिक सिस्टम में भी कौन है, टी सेल प्रेजेंट है, ठीक है। थाइमिक हार्मोन्स में आल्सो हेल्प टू रिटार्ड द एजिंग प्रोसेस। अगर किसी की बॉडी में ये थाइमस ग्लैंड अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, थाइमोसिन अच्छे से रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब है थाइमोसिन अच्छे से रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ एजिंग को भी ये कंट्रोल करता है, मतलब वो इंसान ज्यादा टाइम तक अच्छा दिखेगा, यंग रहेगा। तो ये सब जो ये थाइमस ग्लैंड, ये थाइमोसिन, ये रेगुलेट, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रेसेस में भी देखोगे ना, तो इसका रेगुलेशन डिफरेंट होता है। लाइक फॉर एशियन, थाइमोसिन, ये मैं वैसे फर्दर स्टडी के पर्पज वैसे बता रही हूँ, रिसर्च के बेसिस पे बता रही हूँ, कि अगर आप रिसर्च के अकॉर्डिंग देखोगे तो जो सबसे अच्छा थाइमोसिन प्रोड्यूस होता है दिस अफ्रीकन रेस में, तो इसमें इनका इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है, ओके। एंड इनमें एजिंग प्रोसेस बहुत लेट से स्टार्ट होती है। अगर आप कंपेयर करोगे एशियन में और अफ्रीकन में, तो आप देखोगे जो एशियन अगर 40 की एज में जो जैसा 40 की एज में दिख रहा है, और वही अगर आप अफ्रीकन में देखोगे तो जो 60 साल का इंसान होगा या 70 साल का इंसान होगा, वो यहाँ इंडिया के 40 के एज के अराउंड दिखेगा। तो इतना इस हद तक ये एज प्रोसेसिंग को भी रेगुलेट करता है, ओके। तो दिस इज द ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। स्ट्रक्चर है ये। So these are some of the questions if you want to practice। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हैं,
which we have already discussed. Hormones of posterior pituitary gland, master gland of our body कौन सा है, T3 T4, function of prolactin, ये सारे क्वेश्चंस आप जो ये स्लाइड हमने 50 स्लाइड्स या 49 स्लाइड्स टिल नाउ वी हैव सीन, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, वो भी एकदम कंसाइज्ड फॉर्म में, ज्यादा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं। ये पीपीटी मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगी, अभी सेंड कर दूंगी, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को अभी तक, अभी जितना हमने पढ़ा? नो मैम। क्लियर है, राइट? यस मैम। ठीक है फिर। ओके, तो मुझे आप में से कोई अटेंडेंस सेंड कर दो। मैम ये पीपीटी ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा।